दो ये तीसरा नंबर का है जो पेपर हमारा है मैथ का, ठीक है, 2024 के यूपी बोर्ड का। पेपर कोड कितना है, 324 EX है। इसमें क्वेश्चन हम 3 कराएंगे, 3 में जो 4 पार्ट हैं और इसमें बोला गया है कि सारे पार्ट करने हैं हमको। पहला क्या है क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध दिया जा रहा है, ठीक है। संबंध ये दिया जा रहा है कि r इज इक्वल टू ब्रैकेट में a, b सच डेट a एंड b जो है नेचुरल नंबर है। ये बताया जा रहा है कि जो पहला नंबर a है वो दूसरे नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, इसे व्यक्त किया गया है। क्या ए बी बिलोंग करता है आर पे, बी और सी बिलोंग करता है आर पे, और ए और सी आर पे बिलोंग करता है, ये बात सत्य है या नहीं, इसको हमको बताना है। इंग्लिश में देख लो क्या है गिवन, आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर एन डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए बी सच डेट ए बी बिलोंग नेचुरल नंबर एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी जो ए है पहला जो टर्म है वो दूसरे टर्म का स्क्वायर है। इज ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर पे, बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर पे, इम्प्लाइज डेट ए कॉमा सी बिलोंग आर। ये ट्रू है कि नहीं, इसको एक एग्जांपल भी बताना है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया है सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो हमारा होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, इंटीजर में होता है, यानी 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएगा, एक बात, ठीक। दूसरी बात, हमें क्या करना है, इसको सेटिस्फाई करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है कि ए कॉमा बी जो है, ये क्या है, ए कॉमा बी जो है वो हमारा बिलोंग करना चाहिए आर पे, आर पे तो बिलोंग करना चाहिए, इसके अलावा बी और सी भी आर पे बिलोंग करना चाहिए। इसने बोल भी दिया है क्वेश्चन में, ठीक। तो इससे क्या है कि ये तभी बिलोंग कर सकते हैं जब हमारे ये दोनों नेचुरल नंबर हों, ए कॉमा बी नेचुरल नंबर होना चाहिए और सी भी नेचुरल नंबर है। यानी ये बात तो सही है कि तीनों नंबर जो है नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, ये तीनों नंबर नेचुरल नंबर हैं, मेरे बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर। अब हमें कंडीशन सेटिस्फाई करानी है और देखना है क्या बात सही आती है क्या नहीं आती। सबसे पहले देख लो, हमारे पास जो दिया है ए और बी और सी नेचुरल नंबर हैं, ये मान लिया हमने। फिर उसके बाद पहला पार्ट क्या है हमारे पास, ए बराबर क्या है, ए बराबर जो है वो जो दूसरा टर्म है उसका स्क्वायर है, जो कंडीशन हमको दी गई है, यानी ए बराबर बी स्क्वायर। एक कंडीशन ये हमारे पास है, ये किसके लिए है, ए और बी जब बिलोंग करते हैं आर पे। बी और सी के लिए क्या है, बी और सी के लिए जब बी और सी आर पे बिलोंग करते हैं, इसके लिए क्या है, बी और सी जब आर पे बिलोंग करते हैं आर पे, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, जो बी होगा, बी क्या होगा, सेकेंड वाले का स्क्वायर होगा, यानी सी स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या दी जा रही है, तीसरी कंडीशन ये दी जा रही है कि आर बिलोंग करता है, आर जो है या फिर कह दो ए कॉमा सी जो बिलोंग करता है आर पे, ये हमको दिखाना है। अगर ये आर पे बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, इसका मतलब ये आना चाहिए कि पहला टर्म हमारा जो ए है ये बराबर आना चाहिए किसके, दूसरे टर्म के स्क्वायर के, यानी ये हमारे पास निकल के आना चाहिए पिछली 2 कंडीशन से। ये इक्वेशन तीसरी हो गई। पहली कंडीशन क्या थी जिसका हमने यूज करके ए बराबर बी स्क्वायर निकाला, दूसरी कंडीशन जो थी उसका यूज करके हमने निकाल दिया बी बराबर सी स्क्वायर। अगर हमारे पास ये बात सही है तीसरी कंडीशन ए कॉमा सी वाली, तो इन दोनों कंडीशन से ये वाली कंडीशन हमारे पास निकल के आनी चाहिए कि ए बराबर सी स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पहली 2 इक्वेशन से क्या तीसरी आती है। इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें देखो, इसमें क्या है, ए बराबर बी स्क्वायर है, यानी ए की जगह हम बी स्क्वायर रख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सेकेंड इक्वेशन में जो बी बराबर हमारे पास सी स्क्वायर है, तो बी की जगह हम क्या रखते हैं, सी स्क्वायर, इसमें पहली इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन से बी बराबर सी स्क्वायर पहली इक्वेशन में रखते हैं, तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू बी की जगह क्या रखना है, सी स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो। तो ये इम्प्लाइज करोगे तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास सी की पावर 4, यानी ए बराबर हमारे पास कितना आ गया, सी की पावर 4, और हमें चाहिए क्या था, ए बराबर सी स्क्वायर चाहिए था। यहाँ पे आया क्या, ए बराबर सी की पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये बात भी, ये तुम्हारी जो बात है ये सही नहीं है, नॉट सेटिस्फाई, नो, ठीक है। ये तो तुमने आपने ऐसे बता दिया। अब यहीं पर एक एग्जांपल भी ले सकते हो, एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि ए बराबर आप मान लोगे क्या, ए बराबर हम मान लेंगे, पहले बी बराबर मानेंगे, बी बराबर क्या आएगा, या फिर ए बराबर अगर हम 4 मानते हैं तो बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, बी बराबर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि जो ए है वो दूसरे का स्क्वायर है, पहले का जो ए हमारा पहला टर्म है वो दूसरे का स्क्वायर है। फिर उसके बाद सी के केस में यही करोगे, तो सी की जगह अगर हम रखेंगे क्या, अगर सी की जगह हम रखेंगे बी रखेंगे, मान लो सी की जगह हम रख देते हैं 3 मतलब 9 रखेंगे क्योंकि ये सी के स्क्वायर आएगा, और सी की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ए है और ये सी है, यानी अगर ये दोनों आएंगे तो ए की जगह 4 आएगा और सी की जगह 3 आएगा। ठीक है, अब इनका स्क्वायर करो, यानी 4 स्क्वायर जो हमारा 4 है ये इसका स्क्वायर आना चाहिए, 3 का स्क्वायर आना चाहिए। तो ये क्या आ रहा है, ये तो मेरा 9 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो ये एग्जाम्पल से भी सेटिस्फाई हो रहा है कि ये बात सही नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर नो हो गया। ठीक, एक एग्जाम्पल ए और बी की जगह वैल्यू पुट करके ऐसे दिखा देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे 2। इतना भी करोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन इसने बोल दिया था कि एक एग्जाम्पल आपको देना है तो ये 1 और 2 दिखा देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, क्वेश्चन देख लो इसका जो है घा नंबर, इसमें क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई ई की पावर x cos x। इसको डिवाइड बाई डी करना है, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इंग्लिश वाले भी देख लें, इंग्लिश में क्या है, जो गिवन है हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई ई की पावर x cos x, इसका डिवाइड बाई डी निकालना है। तो जो गिवन फंक्शन है उसको पहले लिख लेते हैं, गिवन फंक्शन उसको लिखते हैं, क्या है गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन हमें जो दिया है, गिवन y इज इक्वल टू गिवन है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एक बार चेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और नीचे क्या है e की पावर x cos x, ये हमें गिवन है। इसका हमें dy बाई डी निकालना है, dy बाई डी फाइंड करना है ये क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, अगर हमारे पास dy बाई डी निकालना है, किसका निकालना है, दो फंक्शन है, एक fx है, दूसरा डिवाइड किया जा रहा है gx के साथ। इसका dy बाई डी निकालना है तो क्या करते हैं कि जो फंक्शन fx है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो f डैश x, और जो नीचे वाला है यानी डिनोमिनेटर में है उसको ऐसे लिख दो, यानी gx लिख दो। माइनस लगाएंगे, याद रखना माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद जो डिनोमिनेटर का था उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, और जो न्यूमिनेटर में था उसको ऐसे लिख देंगे, और फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे किससे, जो gx है हमारे पास जो न्यूमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा फार्मूला होता है, अगर दो फंक्शन जिन एक दूसरे के रेशियो में है तो उनका डिफ्रेंशिएशन निकालने का फार्मूला होता है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि dy बाई डी एक्स, ठीक है, अगर हमारे पास fx और gx दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से बता देंगे कि एक fx हमारे पास फंक्शन है, दूसरा फंक्शन हमारे पास है 1 बाई जी एक्स। तो इनका यूज कर लेंगे तो एक बार क्या आ जाएगा, एक बार हमारा आ जाएगा कि पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, प्लस दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो। ये हमारे दो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका है, यानी पहले फंक्शन को हम ऐसे ही लिख दें, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन हमारा जो है fx है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, दूसरे फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं 1 बाई जी एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, दूसरे फंक्शन को ऐसे ही लिख देते हैं, यानी 1 बाई जी एक्स को ऐसे ही लिख दो, 1 बाई जी एक्स को ऐसे ही लिख दो, और जो पहला फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, जो पहला फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से भी जब सॉल्व करोगे तो सेम आएगा। ठीक है, तो या तो ये तरीका कर लें या फिर दोनों वाला लगा लें, जो भी हमें अच्छा लगे। अगर फार्मूला नहीं याद रहता पहला वाला तो इसको ये लगा के हम यूज कर सकते हैं। अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। चलो फिर सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, y इज इक्वल टू हमें गिवन है, y इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई ई की पावर x cos x। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, करो फिर। इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा 2x प्लस 3, और ये कांस्टेंट होता है इसका 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो सेकंड फंक्शन है ex cos x, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, इसके बाद क्या करना है, जो पहला फंक्शन है उसको ऐसे ही लिख दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और जो हमारे पास ये फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको लिख दो dy बाई डी एक्स ई की पावर x cos x, और नीचे क्या लिख दोगे, नीचे ऐसे लिख देंगे कि ई की पावर x cos x, ये है हमारे पास इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाला ऐसे ही लिख दो जैसे हमारे पास ई की पावर x cos x को एक तरफ कर लो और ब्रैकेट में लिख दो 2x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या है, माइनस लगाओ पहले, तो ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन बन गए, एक ये और एक ये, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, ब्रैकेट में लगाओ। तो इसमें क्या है, पहला फंक्शन इसको ऐसे ही लिख देते हैं ई की पावर x, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x होता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस लगाओगे, दूसरा फंक्शन ऐसे ही लिख दो यानी cos x, और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है यानी ई की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये आ जाएगा ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही आता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 आता है। और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास सेम है, डिनोमिनेटर में क्या है, ई की पावर x cos x का होल स्क्वायर। अब हमें अरेंज कर दो, बाकी सब मिल जाएगा, ई की पावर x वाला कॉमन ले लो और cos x वाला, तो ई की पावर x और cos x कॉमन लेंगे अगर हम, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस 3 है, ठीक है। ये जो है हमारे पास, ये माइनस नहीं है बल्कि हमने बताया था, ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा, और यहाँ से ई की पावर cos x इसके साथ जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। तो ये इतना पार्ट ये आ गया, और ये वाला माइनस इसके साथ दे दोगे, ये माइनस जो है इस माइनस को प्लस कर देगा, यानी प्लस ई की पावर x साइन x, और ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हमारा बंद हो गया पूरा ब्रैकेट। यहाँ पे क्या आया, ई की पावर x cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हो कि ई की पावर पूरे से कॉमन ले लो, ई की पावर पूरे x से कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर cos x है, यहाँ पर क्या है, इसको जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो बचेगा ही, माइनस का एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब ये 3x है और ये 2x है, माइनस का क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस का 4 है और यहाँ पे प्लस का 3 है, तो ये माइनस का 1 बचेगा, तो एक तो ये बच गया, ठीक है। और ऊपर से क्या बचेगा, cos x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इधर से कॉमन लोगे अगर ई की पावर x केवल बाहर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यहाँ पे बचेगा मेरा साइन x, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ई की पावर x बाहर ले लो एक, और एक ई की पावर x बाहर ले लो, यहाँ पे cos स्क्वायर x कर दो, ठीक। यहाँ से ये कट जाएगा, एक ही बच जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा अरेंजमेंट करने के बाद वो आ जाएगा। इसको पहले लिख देते हैं ये वाले पार्ट को, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और साइन x, ठीक है। माइनस वाले को माइनस कॉमन लेते हुए एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा cos x, डिवाइड क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा हमारे पास ई की पावर x cos स्क्वायर x, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक। इसका करने का यही तरीका है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, इसमें हमें निकालना क्या है, देख लो एक बार। इसमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स बराबर ई की पावर साइन x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ पे देख लो कहाँ गया, हाँ इसमें इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है अवकलन की, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी।
क्वेश्चन नंबर 3 का सी, 3 का सी है। गिवन क्या है, जो गिवन है वो लिख दो। गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा, हमारे पास गिवन है e की पावर साइन एक्स, e की पावर एक्स साइन एक्स, ये गिवन है, e की पावर एक्स साइन एक्स, ये गिवन है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको आई मान लेते हैं, या फिर आई मानने से पहले इसको dy बाई अलग कर लेते हैं। यानी यहाँ पर dy बाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, और ये dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे dy आ जाएगा, और ये हम इसको मान लेते हैं कि ये मेरा i है। ठीक है, ये जो dy आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर x साइन एक्स, ये भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ये dx आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन मान लो, क्या, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो i इज इक्वल टू आ जाएगा y। यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम ऐसे लिख देते हैं, e की पावर x साइन एक्स dx। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो हमारे पास जब दो फंक्शन होते हैं तो उनके लिए कंडीशन क्या होती है, कि कंडीशन ये होती है कि हमारे पास अगर दो फंक्शन है, एक एफ एक्स दूसरा जी एक्स, इनका हमें क्या करना है, इन लोगों का हमारा इंटीग्रेशन निकालना है। अगर इनका इंटीग्रेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कि जो गिवन फंक्शन है उनमें से देखेंगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कौन सा एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकेंड फंक्शन माना जाता है ज़्यादातर, जिससे सुविधा रहती है। तो दो फंक्शन बन गए, एक मान लिया एफ एक्स है, एक जी एक्स है। अभी के लिए फार्मूला देखो, फार्मूला ये है कि इनका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, पहला फंक्शन यानी एफ एक्स, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो यानी जी एक्स, माइनस लगा दो। ठीक है, माइनस लगाएंगे, क्या करेंगे, फिर वही कहानी सेम, इंटीग्रेशन बाहर रहेगा लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी एफ एक्स का एफ डैश एक्स, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी जी एक्स डी एक्स, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फिर डी एक्स कर देंगे। तो यही इनका करने का फार्मूला है। यानी दो फंक्शन अगर हमारे पास दिए हैं तो उनके लिए फार्मूला ये है, इसका यूज करते हैं, इस फार्मूले का हम यूज करते हैं और समाधान निकालते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले फंक्शन जो है, पहला फंक्शन हमारे पास ई एक्स है, दूसरा कॉस एक्स है। लेकिन हमेशा याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही इंटीग्रेशन के लिए रखा जाए, क्योंकि हमको पता रहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आता है वो ई की पावर एक्स ही आता है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सीरीज भी हमारी आगे बढ़ेगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, जी एक्स को मान लेते हैं, जी एक्स जो हमारे पास है, जी एक्स हम मान लेते हैं कि जी एक्स हमारे पास ई की पावर एक्स है, और एफ एक्स को मान लेते हैं, जो एफ एक्स है वो हमारा कॉस एक्स है, सॉरी साइन एक्स, जो दिया है वही साइन एक्स है। ठीक है, तो इसको साइन एक्स मान लेते हैं, ये हमारा साइन एक्स है। अब हम इसका यूज करते हैं, यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, e की पावर x, e की पावर x को सेकंड टर्म में लिख दें, जिससे जो माना गया वो सीक्वेंस हो जाए। यानी यहाँ पे साइन x और ये कॉस एक्स नहीं, e की पावर x, ये हो जाएगा e की पावर x dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। वही कंडीशन क्या है कि पहले फंक्शन का ऐसे ही लिख दो, पहला फंक्शन क्या है साइन एक्स को हमने ऐसे ही लिख दिया, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, तो ये e की पावर x आ जाएगा, माइनस लगा दो। अब इंटीग्रेशन का निशान लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, उसको लिख दो। ठीक है, फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का निशान, एक पार्ट ये होगा। फिर इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा e की पावर x साइन x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे फिर कहानी बन गई, क्या कहानी बन गई कि cos x e की पावर x dx, यानी फिर यहाँ पर एक फंक्शन दो फंक्शन की कहानी बन गई। फिर इसको यूज करते हैं, ये तो y रहेगा ही, यहाँ पे लगाओ e की पावर x साइन x। ठीक है,
यहाँ पे माइनस माइनस हम लगा देते हैं, आगे ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पे लगाओगे तो क्या आएगा, ये बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि एक ब्रैकेट और लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे इसका लगाओगे तो पहला फंक्शन क्या है, जिसको ऐसे ही लिखना है, cos x को ऐसे ही लिख दो। e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर x आ जाएगा, माइनस लगा दो, इंटीग्रेशन का निशान लगाओ, सेमी ब्रैकेट लगाओ। क्या करोगे, cos x का डिफरेंशिएशन करोगे, क्या आएगा, cos x का डिफरेंशिएशन आता है माइनस का sin x, ठीक है। और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आता है, ठीक है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आता है। ये हमारे पास ब्रैकेट लगेगा और ये dx हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को हमने दो टर्म के लिए यूज कर लिया। अब इसको सॉल्व करो, e की पावर x sin x, ये माइनस अंदर ले जाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर x cos x, वो भी माइनस का, ये माइनस इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन एक माइनस अंदर और है, तीन माइनस बन के एक माइनस बन जाएंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x sin x और dx। अब ये देखा जाए, ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये हमारा जो पार्ट है, ये हमारा y के बराबर ही है, y के बराबर है या फिर i के बराबर है। इस वाले पार्ट को i माने या y माने, सबके बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ये गिवन है, ये हमारा i जो है y के बराबर है या y i के बराबर है, ठीक है। इसको हम y लिख देंगे इसकी जगह पे, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर x, कॉमन ले लेते हैं, sin x माइनस cos x। एक बात याद रखना, जब इतना इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट भी आ जाता है, कांस्टेंट यहाँ से जोड़ दें, कहीं से भी जोड़ दें, तो ये कांस्टेंट भी लेके चलेंगे हम। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ये मेरा c आ जाएगा, c मतलब कांस्टेंट है। ये y हम इस तरफ भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर x, ब्रैकेट में क्या है, sin x माइनस का cos x प्लस c है। अब 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, या i इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर x बाई 2, ब्रैकेट में क्या है, sin x माइनस का cos x, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, c बाई 2 आ जाएगा। अब c बाई 2 को हम एक अलग कांस्टेंट मान लेते हैं, कैपिटल C, या i इज इक्वल टू e की पावर x बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा sin x माइनस cos x, ये आ जाएगा मेरा कैपिटल या c डैश। ये हमारा सोल्यूशन है, ये आंसर हो जाएगा, काम हो गया, दैट इज आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि हिंदी में भी देख लो, इंग्लिश में भी देख लो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या जो कि 3 का प्रवृत्त है, प्रवृत्त का मतलब है 3 का मल्टीपल है, इसको ई से बताया जाएगा। और एक पासे को और पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है उसको एफ से निरूपित किया जाता है। ई और एफ जो है स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा है, तीसरे का डी। इसमें क्या है, जो गिवन है उसको देखो। हमारे पास ये गिवन है कि एक पासे को टॉस किया जाता है, पासे को टॉस किया जाएगा तो उसके सैंपल स्पेस जो आएंगे, सिंपल सैंपल स्पेस जो आएंगे, टोटल सैंपल स्पेस जो कैपिटल एस होगा, वो क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। एक पासे को अगर टॉस करेंगे तो इनके सिवा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। इसके बाद इसने बोला है कि जो ई इवेंट है, यानी ई जो है, ई के विषय में ये बताया है, जो भी 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है वो ई में आता है। 3 का मल्टीपल 3 है और 3 का मल्टीपल 6 है, यानी 3 और 6, ये दो इवेंट है जो ई में आते हैं। इसके बाद इसने बोला है कि जो एफ में है, एफ में जो इवेंट आते हैं वो हमारे 2 4 6, 2 4 6 का मतलब है कि इवेंट बोला है इसने, बोला देखो क्वेश्चन बोला है कि सम चाहिए, इंग्लिश में देख लो इवेंट। और ई के लिए बोला गया था कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये देखो 3 का मल्टीपल, ठीक है। तो इन तीनों की बात हम मान लेते हैं, तीनों की बात मान लेते हैं, ये 3 कंडीशन बन गई। इसके बाद बोला है कि ये इनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्यों निकालना है, क्योंकि अगर हमारे पास ये इंडिपेंडेंट है तो उसकी कंडीशन होती है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन केवल 6 है। 6 एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, तो एक एलिमेंट इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो दिया है कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी इंडिपेंडेंट है। फॉर इंडिपेंडेंस कंडीशन, फॉर इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट, फॉर लिखो इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के केस में, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है।
एक मिनट, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है, कहाँ गया, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के केस में क्या है, इंडिपेंडेंट के केस में जो है, इंडिपेंडेंट के केस में क्या होता है, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है ई की और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो होता है, ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इंटरसेक्शन एफ, यानी इन दोनों का जो मल्टीपल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इन दोनों का जो मल्टीपल है वो मेरा क्या आएगा, इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी का मल्टीपल है वो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन के बराबर आना चाहिए। किस केस में, इंडिपेंडेंट के केस में। इंडिपेंडेंट के केस में ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब है कि ई में कितने पॉसिबिलिटी हैं, ई में 3 आ सकता है और 6 आ सकता है इवेंट में, यानी 2 इवेंट आ सकते हैं, या तो 3 आएगा या 6 आएगा। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 की। टोटल कितने सैंपल स्पेस में, 1 से लेके 6 तक है, यानी 6 इवेंट में से कोई 2 आ सकते हैं, कोई 2 में 3 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3। ये आ गई प्रोबेबिलिटी किसकी, ई की। अब इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करें तो क्या आएगा, एफ में कितने इवेंट है, 1 2 है, 1 4 है, 1 6 है, यानी 3 इवेंट है। पॉसिबिलिटी कितनी है, 3 की आने की, कितने में से, 6 में से। सैंपल स्पेस में कितने, 6 है, ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसके विषय में देख लो, इंटरसेक्शन है ये, ठीक है। इनके केस में देख लो, इसके केस में क्या है, इसके केस में दोनों में केवल 6 एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है, यानी एक, टोटल कितने, 6, ये कितना आ गया, 1/6 आ गया। अब हमें इंडिपेंडेंट का केस जो दिया है उसमें लगा दो, इन दोनों का मल्टीपल, यानी 1/3 मल्टीपल 1/2, 1/3 और 1/2, ये बराबर क्या आएगा, 1/6 आना चाहिए। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1/6 बराबर 1/6, यानी क्या हुआ, ये सही है, ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, इसलिए इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ये एक दूसरे से स्वतंत्र है, ये ट्रू है। तो हमारा यही आंसर था। ये हमारे क्वेश्चन हो गए कौन, 1 से लेके 3 तक हो गए क्वेश्चन, तीसरे के सारे पार्ट करा दिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचता है वो आगे कराएंगे। समझ में आ रहा है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।